नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर उन्होंने बाल भोग कौशल का शुभारंभ भी किया है। साथ ही 555 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी किया और इसी के साथ ही संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया और लाभान्वित होने वाले परिवारों को बधाई दी है और कहा कि विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। देखिए, आज जो बच्चा कुपोषित है, यह जब तक कुपोषित रहेगा तो समाज के सामने चुनौती रहेगी। अगर हमें एक स्वस्थ और सशक्त समाज देना है, स्वस्थ समाज देना है, सशक्त राष्ट्र देना है, एक एक बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी चिंता करनी पड़ेगी, उस पर कार्य करना पड़ेगा। और जब हम इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो हमें 2047 का लक्ष्य भी याद आएगा। 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत देने में हम सफल हो पाएंगे। विकसित भारत के लिए हमें अभी से इसके लिए लगना पड़ेगा। आंगनवाड़ी केंद्र बने, आंगनवाड़ी केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं बने, उन्हें हर प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ने का कार्य करें। और वे लखनऊ में रोडवेज के मृतक आश्रित भर्ती के लिए परिवहन मुख्यालय में समीक्षा धरना प्रदर्शन ये हुआ है। आपको बता दें कि यहां धरना प्रदर्शन हुआ और अपने हकूक की मांग भी ये की गई है। इस दौरान मृतक आश्रित ने अपना दर्द भी बयां किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ जहां रोजगार के लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां और तमाम लोगों की बातें की जा रही हैं, तमाम विभागों में नियुक्तियां मांगी जा रही हैं कि जगहें खाली हैं तो जगहें भरी जाएं। लेकिन वहीं परिवहन निगम एक ऐसा विभाग है जहां 1000 से ज़्यादा मृतक आश्रित लगातार 2018 से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। उनके परिजन ने जान गंवाई है और उनकी जान चली गई नौकरी के दौरान, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। वादे बड़े बड़े किए गए, खुद एमडी ने वादा किया, मंत्री ने वादा किया कि हाँ उनके लिए देखा जा रहा है, लेकिन अभी धरना खत्म हुआ था, 1 महीने बाद दोबारा फिर धरना शुरू हो गया। और स्थिति ये है कि मृतक आश्रित यहाँ जो है परिवहन निगम का ऑफिस के अंदर के बजाय अब बाहर जो है आकर के फुटपाथ पर प्रदर्शन करने का मौजूद हैं और यहाँ धरना दे रहे हैं। इसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष। मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या है आप लोगों की मांग। सर, हम 6 साल से परेशान हैं, हमें सिर्फ नियुक्ति चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। सर 6 साल से हम लोग को सिर्फ आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। जब भी यहाँ पे मतलब आते हैं तो हमेशा ये आश्वासन दिया जाता है कि 15 दिन में हो जाएगा, महीने भर बाद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है अभी तक। कितने दिन से बैठी हैं? सर, आज चौथा दिन है हम लोग यहाँ बैठे हैं और उसके पहले भी कई बार धरना हुआ है। हमेशा आश्वासन दे दिया जाता है, तो अब आश्वासन क्या करेंगे। बहुत दिन से आश्वासन ले रहे हैं, अब तो नियुक्ति चाहिए बस। आप हम 2 तारीख से धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम यहाँ शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। हम यहाँ पूरे 75 जिलों के मृतक आश्रित आए हैं परिवहन निगम में। और हमारी मतलब अभी प्रेजेंट में कल इन लोगों ने मतलब नाम वगैरह लिख लिए गए थे। पता नहीं हमारे ऊपर क्या कार्रवाई की जाए या कुछ कर सकते हैं हम लोगों को, पर हम शांतिपूर्वक तो यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। तो देखिए, जो ये मृतक आश्रित हैं ये लगातार धरना दे रहे हैं, ये नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब पुलिस पे उनका दबाव है। पुलिस उसका मोबाइल नंबर नोट करती है, उनके घर के पते नोट करती है, उनके परेशान कर रही है। इससे लेकर के वो सशंकित भी हैं कि कहीं पुलिस कार्रवाई का शिकार न हो जाए। नौकरी तो दूर रही, उल्टा पुलिस वाले उन्हें धमका रहे हैं। तो इसको लेकर के भी सशंकित हैं कि उनको कहीं कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई न हो जाए। लेकिन अब ये देखना है कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कितनी जल्दी इनकी समस्या दूर करते हैं और इनको कैसे नौकरी मिलती है, क्योंकि लगातार चीफ सेक्रेटरी तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक इनको जो है विभाग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है कि उनको नौकरी कैसे मिलेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शिथिलता दे करके इनको नौकरी मिल सकती है और उस पर जो है काम चल रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। कानपुर देहात में शत्रु संपत्ति की अवैध बिक्री के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में गलत ढंग से कागजों में हेराफेरी कर जमीन बेचने के आरोप में लेखपाल समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और इस मामले में पुलिस ने अधिवक्ता को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं लेखपाल समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। प्रकरण में जो है संबंधित जिलाधिकारी भोगनीपुर द्वारा इसमें जांच की गई है और प्राथमिक जांच में जो तथ्य संज्ञान में आए हैं उसमें प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जहां तक
भूमि का प्रकरण है तो उसको शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने के संबंध में आगे जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार की जाएगी। कानपुर देहात में फर्जी दस्तावेज तैयार कर शत्रु संपत्ति की अवैध बिक्री मामले में कानपुर देहात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराएं लगाते हुए अधिवक्ता को गिरफ्तार कर लिया है। ताजा मामला कानपुर देहात के मावर गांव का है, जहां की रहने वाली जाफरीन बेगम सन 1952 में बंटवारे के समय पाकिस्तान चली गई थी और उनकी वही मृत्यु हो गई। हमारे ठीक पीछे उनकी बेशकीमती जमीन है, जिनकी मृत्यु के बाद यहाँ साथिरों की निगाह हो गई, जिसके बाद उन्होंने जाफरीन बेगम को संतानहीन दर्शाते हुए अधिवक्ता और तत्कालीन लेखपाल के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार किए। दस्तावेज तैयार होने के बाद एजाज खान ने इस जमीन को अपने नाम दर्ज करा लिया, जिसके बाद गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति को इस जमीन की बिक्री कर दी। जिसके बाद मामला चर्चा में आया तो कानपुर देहात जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच कराई और जांच में यह साफ हुआ कि इस शत्रु संपत्ति की बिक्री की गई है, कूट रचित ढंग से दस्तावेजों को तैयार किया गया है। जिसके बाद जिलाधिकारी ने इन आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराएं थी। पुलिस ने अधिवक्ता की तहसील में आने जाने की सूचना को देखा और पुलिस टीम को लगाया, जिसके बाद अधिवक्ता पुष्कर पराग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन लेखपाल मोहित को अब भी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में शामिल अन्य लोगों के लिए भी गिरफ्तारी को पुलिस मुस्तैद है और टीम के अन्य सदस्य लगातार दबिश दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन लगभग आधा दर्जन लोगों को पुलिस कब गिरफ्तार कर पाती है और इस तरीके से कूट रचित तरीके से दस्तावेजों को तैयार कर अवैध संपत्ति की बिक्री मामले में कब लगाम लग पाएगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में परिवहन विभाग कई सेवाओं को कॉन्ट्रैक्टलेस और फेसलेस सर्विसेज का दायरा बढ़ाने की तैयारी में जुट गया है। आम नागरिकों को मिलने वाली आधुनिक सेवाओं में व्यापक विस्तार कर ऑनलाइन माध्यम से ही वन स्टॉप सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाएगा और इसके बाद लोगों को ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में फेसलेस सेवाओं को लेकर के लगातार परिवहन विभाग अच्छे बेहतर कदम उठा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेसलेस सेवाएं हों और लोगों को ऑफिस चक्कर न काटना पड़े और इसको लिए 58 सेवाएं थी, जिसमें से 38 सेवाओं का जो है निर्णय लिया जा चुका है। 4 सेवाएं ऑलरेडी जो है ऑटो अप्रूवल मोड में चल रही हैं और अन्य सेवाएं जो बची हैं उस पर भी जल्द ही बैठक हो रही है और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक जो है उन सेवाओं पर भी कुछ काम शुरू हो जाएगा। इस मामले में हमारे साथ अपर परिवहन आयुक्त AK सिंह जी हैं। मैं उनसे जाना सर क्या आगे चलेगा। धन्यवाद आपको। हमारे यहाँ जो टोटल सेवाएं हैं वो 58 सेवाएं हैं, जिसमें से 34 सेवाएं अभी ऑनलाइन करने की बात हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं और जिसमें से 4 हमारे ऑटो मोड में हैं, वो ऑलरेडी है ही हैं, जिसमें लर्निंग लाइसेंस है और वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है और 1-2 सेवाएं और हैं जो कि ऑनलाइन चल रही हैं। इसमें 34 सेवाएं और हैं, जैसे गाड़ी का ट्रांसफ़र हो गया, फिटनेस हो गया, परमिट देना है और हायर परचेज कटना है। इस टाइप की हमारे यहाँ करीब 34 और सेवाएं हैं जिनका कि ऑनलाइन कराया जाना है और हम लोग इस महीने के अंत तक प्रयास कर रहे हैं कि सारी सेवाएं ऑनलाइन कर ली जाएं। निश्चित रूप से इससे फ़ायदा होना है हमारी जनता का, इसलिए कि जो कार्यालय में जाकर के धक्के खाती है वो घर बैठे ऑनलाइन करेंगे और उनको उसका रिजल्ट भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है हम लोगों का और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का हम लोग अच्छा सा पालन करने के लिए तैयार हैं और उसी के प्रयास में हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखा सिंह साहब जो लगातार जो है कि ऑनलाइन परिवहन विभाग तो मेहनत करते रहता है लगातार, NIC भी इसका सहयोग कर रही है और NIC इन सेवाओं को लागू करेगी, लेकिन क्या इनके बाद इसकी नियमित मॉनिटरिंग तब भी होगी? बिल्कुल इसके नियमित मॉनिटरिंग होगी और यहीं पे बैठे बैठे, क्योंकि ऑनलाइन सेवाएं हैं तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे ही हर कार्यालय में क्या क्या कार्य चल रहा है उसकी हम लोग मॉनिटरिंग यहाँ से कर सकते हैं NIC के माध्यम से। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो BLTD का अभी शुरू होने वाला है, वो जो ट्रैकिंग सिस्टम है
व्हीकल का, तो वो भी हमारा प्रोसेस में है और 1-1.5 महीने के अंदर वो भी चालू हो जाएगा। तो किसी भी गाड़ी को अगर हमको ट्रैक करना है, यहाँ से देखना है कि कहाँ पे चल रही है वो गाड़ी और किस हालत में है, तो वो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। अब ओवर स्पीडिंग को लेकर के लगातार जैसे आपका प्रवर्तन विभाग लगातार अभियान चला रहा है, अब और क्या कदम उठाने जा रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग कम हो और दुर्घटनाएं कम हो? ओवर स्पीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग सजग हैं, इसलिए कि आए दिन दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं इस तरह की कि ओवर स्पीडिंग की वजह से ही ज़्यादा। देखिए आप अभी बस की दुर्घटना हुई थी। अब बाइकर्स अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं स्पीड ज़्यादा होने की वजह से। तो स्पीड लिमिट के लिए ही ये जो इंटरसेप्टर दिए गए हैं हमारे यहाँ 68 और 4 हमारे पहले से हैं। तो इस तरीके से हमारे जो इंटरसेप्टर हैं वो हर ज़िले में कार्यरत हैं और हर अधिकारी को, ज़िले के अधिकारी को बताया गया कि इंटरसेप्टर से चेकिंग करें, जिसमें से ओवर स्पीडिंग की चेकिंग होगी, ड्रंक एंड ड्राइविंग की चेकिंग होगी और उससे जो है हम लोग ओवरलोडिंग को भी अगर मान लीजिए स्पीड से जा रही है तो उसको रोक करके चेक कर सकते हैं और उसके बाद ओवरलोड काटा करा करके उसको बंद करने की कार्रवाई कर सकते हैं। तो इंटरसेप्टर के माध्यम से काफ़ी सहायता मिल रही है हम लोगों को, जिसको कि सारे ज़िले में दे दिया गया है प्रदेश के। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी AK सिंह जी, इनका सीधे से कहना है कि जो सेवाएं हैं हमारी 34 सेवाएं भी और लागू होनी हैं, तो इनके लिए लगातार काम चल रहा है। आज बैठक भी चल रही है और कैसे लागू की जाए, चरणबद्ध योजना बना करके और उस पर काम किया जाएगा। फिर NIC को प्रस्ताव दिया जाएगा और NIC उन सेवाओं को ऑनलाइन करेगी। अब देखना है कितनी जल्दी NIC काम कर देती है और जिससे जो है लोगों को राहत मिले, जिससे दोनों फायदे होंगे। एक तो जो है लोगों को घर बैठे सेवा मिल सकेगी और दूसरी उनका पेट्रोल बर्बाद नहीं होगा कि RTO ऑफिस और धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे और दलालों से छुटकारा मिल सकेगा। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और अलीगढ़ के कौड़ियागंज नगर पंचायत के सभी सभासदों ने प्रशासन को इस्तीफा सौंप दिया है और सभी सभासदों ने चेयरमैन के पति पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप भी लगा दिया। ये रिपोर्ट आप देखिए। नगर पंचायत कौड़ियागंज, जहां 10,500 की लगभग मतदाता हैं और जहां इसी नगर पंचायत में 11 सभासद और एक भाजपा के जो चेयरमैन कल्पना सिंह लोधी हैं। बताया जाता है कि सभासदों ने कल्पना सिंह लोधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा खोलते हुए सारे 11 सभासदों ने जिला अधिकारी को एक इस्तीफा, सामूहिक इस्तीफा दिया है। इस्तीफे में उन्होंने मांग रखी है कि यहाँ नगर पंचायत में भ्रष्टाचारों का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ किसी भी प्रकार के जो भी विकास कार्य होता है वो सभासदों तक नहीं पहुँचाया जाता है और सभासद अपने वार्ड में विकास कराने के लिए काफ़ी परेशान हैं। इसी को लेकर हम सभासदों के पास पहुँचे हैं कि क्या मामला है, आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। तो क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, किस वार्ड से आप सभासद हैं? जी मैं सभासद नहीं हूँ, मेरे भाभी सभासद हैं। वार्ड नंबर 2 से, अनुसूचित वार्ड जी। और अनुसूचित वार्ड के हिसाब से उसमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ना लाइट की व्यवस्था सही है, ना खरंजा सही हो रहे हैं, ना नालियाँ सही हो रही हैं, ना पुलिया बनाई जा रही है। और ये टैग कह देगा हाँ कराएंगे कराते कराते 1.5 साल हो गई आज। और जब मैं ज़्यादा कहते हैं कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेंगे। यही सभासदों से जब बातचीत दी गई तो उन्होंने बताया कि तरीके से काम नहीं हो रहा है। और जो मोर्चा खोलने वाले सभासद हैं, हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ही नहीं बल्कि भाजपा के भी सभासद मौजूद हैं। इसमें हम भाजपा के सभासद हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हर्ष कुमार वार्ष्णेय, वार्ड नंबर 5 से सभासद हूँ और बीजेपी समर्थक हूँ। अच्छा, अगर बात कार्य की जाए नगर पंचायत से संबंधित तो 1.5 साल हो चुकी है और 4 या 5 बोर्ड मीटिंग हुई है, जबकि ऊपर से लेकर नीचे तक सरकार का कहना है कि हर महीने बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग होती नहीं है। अच्छा, अगर काम की बात की जाए या कोई एस्टीमेट वगैरह सड़क की बात की जाए तो हमको काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। अकेले को नहीं, सारे मेंबरों को मिलकर काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, काफ़ी लड़ना पड़ता है, काफ़ी झगड़ना पड़ता है, जब जाके कहीं हमको एस्टीमेट मिलता है। चेयरमैन साहब के पति की क्या दबंगाई है, क्या चल रहा है यहाँ पर? चेयरमैन साहब के पति की पूरी दबंगाई है, पूरी तानाशाही दिखाते हैं। अगर कोई भी बात करते हैं उनसे आकर की सफाई के बारे में कि सफाई करा दीजिए आप, तो सफाई पर कहते हैं आप कौन होते हो, मैं देखूंगा उसको सफाई को, या मैं अपने आदमी को जो उन्होंने पर्सनल नगर पंचायत खर्चे पे लोग रख रखे हैं उनको भेजकर दिखवाते हैं, तो अपनी मर्जी से काम कराते हैं। जी, किस वार्ड से आप सभासद हैं? 2 नंबर से। 2 नंबर वार्ड से सभासद हैं। तो क्या दिक्कत है जो बताया जा रहा है कि मेरे वार्ड में कोई भी विकास ना है, ना नाली को, ना मोरी को, ना पुलिया को, ना बलफन को, कोई विकास ना है। इसलिए मेरे लिए पब्लिक घेरती है
परेशान करती है। मैं चुप चुप कर रही हूँ, जिनने मुझे जिता हुआ है अपने भवन से, वो कुछ भी ना है रोमा, सुनाई है ही ना कहुआ की मीटिंग पर ही ना रही। जो ये हिसाब से मैं क्यों, किससे क्यों हैं, ये तो सुनाई कर ही ना रहे। इसी को लेकर तमाम सभासद नाराज हैं और सभासदों का कहना यह है कि हम अपने वार्ड में साफ सफाई एवं विकास की बात करते हैं तो हमें धमकाया जाता है। और इसी समस्या को लेकर उन्होंने जो है जिला अधिकारी के समक्ष सामूहिक इस्तीफा पेश किया है, जिसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो सभासदों से बने हुए हैं और उनका कहना यह है कि इसकी जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए ज़ैड खान की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब से मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़े हैं, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच करीब 10 लाख कस्टमर्स ने बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट करवा दिया है। तो वहीं बीएसएनएल के सीजीएम का कहना है कि जल्द ही यूपी के चप्पे चप्पे पर 4G नेटवर्क उपलब्ध ये करवा दिए जाएंगे। ईस्ट में इसमें सबसे ज़्यादा जो है बीएसएनएल काम कर रहा है और पूरी कोशिश है कि बीएसएनएल नंबर 1 बने और निजी ऑपरेटरों से पूरी टक्कर ली जा रही है। इस जो नए सीजीएम AK मिश्रा जी हैं, इन्होंने लगातार काम संभाल लिया है और इस लोग लेकर के लगे हैं। कुंभ की तैयारियां भी चल रही हैं और तमाम अन्य कार्य सेवाओं संबंधी भी चल रहे हैं। मैं उन्हीं से जानूंगा कि सर कैसे क्या क्या चल रहा है। सर्वप्रथम नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सम्मानित उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पूर्वी मंडल में 48 ज़िलों में तो हम लोग युद्ध स्तर पर 4G की जो सेवा है उसको हम लोग रात और दिन लग के सब जगह इसका संस्थापन कर रहे हैं और उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। और 2001 ऐसे हमारे साइट्स हैं जो हम लोग अपग्रेड कर चुके हैं और इस महीने हम लोग का लक्ष्य करीब 1800 और साइट्स का है। हमें ये आशा है कि ये इस कैलेंडर ईयर तक, दिसंबर तक जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं इस वक्त बीएसएनएल के, उनको हम 4G की अत्याधुनिक और स्वदेशी निर्मित। दूसरे स्थान पर कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप सिंह चड्ढा को हार का सामना करना पड़ा था। हरियाणा के रण में आपने देखा कुरुक्षेत्र जिले की चारों महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों का सियासी समीकरण। 4 सीट में से 2 पर बीजेपी और 1-1 सीट पर कांग्रेस और जेजेपी ने जीत हासिल की। अब इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि चारों विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें किसके झोली में जाती है। स्पेशल रिपोर्ट जनता टीवी। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए अभी से कमर कस ली है। हरियाणा के रण में हम बात करेंगे चरखी दादरी जिले की। इस जिले में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं और सबसे पहले एक नजर विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण पर। चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एक पाडरा सीट की बात करें तो जेजेपी की नैना चौटाला ने 2019 में जीत हासिल की थी। कांग्रेस के उम्मीदवार रणबीर सिंह महेंद्र दूसरे स्थान पर थे। अब बात करते हैं दादरी विधानसभा की। इस सीट से 2019 में निर्दलीय एमएलए सोमवीर सांगवान ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और जेजेपी के प्रत्याशी सतपाल सांगवान को हार का सामना करना पड़ा था। हरियाणा के रण में आपने देखा जिले की दोनों विधानसभा सीटों का सियासी समीकरण। 2 सीट में से एक पर जननायक जनता पार्टी और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। अब इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में देखना होगा दोनों विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें किसकी झोली में जाती हैं। पिछली बार कमाल हुआ था, इस बार ऐसा हो जाएगा, इसको लेकर कितनी उम्मीद है और कितना डर है? दोबारा से रिपीट करने जा रही है। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ। 1 किलोमीटर का रास्ता 20 साल में ना दलाल से बना ना मंगला से बना। काम नहीं हुआ पलवल में।
बीजेपी जाने और ये जाने। 12 मार्च के बाद ये सरकार खराब हो गई। खराब हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब हरियाणा बचाना है, तो वो कांग्रेस नहीं बचा पाएगी। कोई भी नहीं बचा पाएगा, छोड़ के आम आदमी को। जिला बनाया तो करण सिंह दलाल ने। कॉलेज है या नहीं है बताइए ना। कॉलेज नाम के किसानों पर गोलियां किसने चलवाई अगर एमएसपी दे रहे तो? भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसानों के अहित का कार्य नहीं करती। के टाइम में 3 और 5 रुपए के चेक मिलते थे। लाए सबूत। इनकी वो दुर्गति होगी, जमानत बचाने वाला कोई नहीं होगा। अभी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई। विधायक ही सुरक्षित नहीं है तो पब्लिक का क्या भाई साहब? जितने भी वो लोग थे उन्हें अरेस्ट करके उन्हें अंदर डाल दिया गया। पलवल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है। बिल्कुल खराब है। हमारे कैंप से एक व्यापारी हैं, उनको सरेआम मारने की धमकी दी जा रही है। पिछले हफ्ते पलवल जिले में 3 मर्डर हुए हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लास्ट हथकंडा है सीबीआई और ईडी। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बी टीम कौन है? जजपा और इनेलो। हरियाणा में चेहरा नहीं बता रहे आप। कोई भी एक विधायक जनता चुनेगी और वही विधायक मुख्यमंत्री बन जाएगा। यमुना पार, घग्गर पार। विधानसभा की चाबी हमारी चाबी से खुले, की ध्यान रखना। आगरा कनाल यूपी के अंदर आती है, इनको जवाब दे रहा हूँ मैं। पानी कहाँ से आता है? अरे भाई पानी इसमें एडल्ट्रेशन, इसमें मिलावट कर कौन रहा है? वहाँ सरकार किसकी बैठी है? कुछ भी कर दो। जब एलजी हमारी सारी फाइलों को रोक सकते हैं तो पानी को क्यों नहीं रोक सकते? केएमपी का क्रेडिट जाता किसको है? प्रकाश चौटाला जी ने किया था। पेरीफेरल तो बीजेपी ने बनाया है। वो कांग्रेस टाइम में काम पूरा हुआ। चौटाला साहब का पत्थर लगा हो तो ये क्या राजनीति करनी छोड़ देंगे? पलवल में जाम ही जाम। हाँ, पलवल में जाम ही जाम। इनके सीएम रैली में खड़े होकर कहते हैं कि बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो आएगी, वो पलवल तक भी आएगी। 10 साल में नौकरी दी कितनी है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में की शिरकत। लाभान्वित होने वाले परिवारों को दी बधाई। बाल भोग कौशल का किया शुभारंभ। 5 सितंबर को अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दक्षिण भारतीय शैली पर बने शिव मंदिर का करेंगे उद्घाटन। धार्मिक अनुष्ठान में करेंगे शिरकत। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपीएसएससी से चयनित कैंडिडेटों को दिए ज्वाइनिंग लेटर। कहा, जिस तरह आजकल आदमखोर भेड़िए मचा रहे उत्पात, वैसे ही 2017 से पहले यूपी में चाचा भतीजे ने मचाया था उत्पात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सपा सरकार बनते ही 2027 में सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। बीजेपी सरकार निर्दोष लोगों को फंसा रही। अखिलेश यादव के गोरखपुर बुलडोजर रुख के बयान पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया पलटवार। कहा, गोरखपुर में ही बुलडोजर क्यों चलेगा? क्या उनको हिंदुत्व से खतरा है? पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। सचिन खिलाड़ी ने शॉटपुट में जीता सिल्वर मेडल। पीएम मोदी ने सचिन खिलाड़ी को दी बधाई। मौजूदा पैरालंपिक में भारत का ये 21वां मेडल। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, जहां उन्होंने बाल भोग कौशल का शुभारंभ किया और साथ ही 555 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी किया। इसी के साथ संबोधन के दौरान सीएम योगी ने जनता को संबोधित किया, लाभान्वित होने वाले परिवारों को बधाई दी और कहा कि विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। देखिए, आज जो बच्चा कुपोषित है, यह जब तक कुपोषित रहेगा तो समाज के सामने चुनौती रहेगी। अगर हमें एक स्वस्थ और सशक्त समाज देना है, स्वस्थ समाज देना है, सशक्त राष्ट्र देना है, एक एक बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी चिंता करनी पड़ेगी, उस पर कार्य करना पड़ेगा। और जब हम इस अभियान के साथ जुड़ेंगे तो हमें 2047 का लक्ष्य भी याद आएगा।
2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत देने में हम सफल हो पाएंगे। विकसित भारत के लिए हमें अभी से इसके लिए लगना पड़ेगा। आंगनवाड़ी केंद्र बने, आंगनवाड़ी केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं बने, उन्हें हर प्रकार के कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ने का कार्य करें। जब से मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़े हैं, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच करीब 10 लाख कस्टमर्स ने बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट करवाया। तो वहीं बीएसएनएल के सीजीएम का कहना है कि जल्द ही यूपी के चप्पे चप्पे में 4G नेटवर्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। यूपी ईस्ट में इसमें सबसे ज़्यादा जो है बीएसएनएल काम कर रहा है और पूरी कोशिश है कि बीएसएनएल नंबर 1 बने और निजी ऑपरेटरों से पूरी टक्कर ली जा रही है। इस जो नए सीजीएम AK मिश्रा जी हैं, इन्होंने लगातार काम संभाल लिया है और इस लोग लेकर के लगे हैं। कुंभ की तैयारियां भी चल रही हैं और तमाम अन्य कार्य सेवाओं संबंधी भी चल रहे हैं। मैं उन्हीं से जानूंगा कि सर कैसे क्या क्या चल रहा है। सर्वप्रथम नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सम्मानित उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पूर्वी मंडल में 48 ज़िलों में तो हम लोग युद्ध स्तर पर 4G की जो सेवा है उसको हम लोग रात और दिन लग के सब जगह इसका संस्थापन कर रहे हैं और उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। और 2001 ऐसे हमारे साइट्स हैं जो हम लोग अपग्रेड कर चुके हैं और इस महीने हम लोग का लक्ष्य करीब 1800 और साइट्स का है। हमें ये आशा है कि ये इस कैलेंडर ईयर तक, दिसंबर तक जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं इस वक्त बीएसएनएल के, उनको हम 4G की अत्याधुनिक और स्वदेशी निर्मित जो हमारी टेक्नोलॉजी है, आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको हम लोग इस दिसंबर तक जरूर साकार कर लेंगे। ये हमको पूर्ण विश्वास है। अब सबसे बड़ी चुनौती आप सामने कुंभ की है। कुंभ के लिए सारे विभाग तैयार कर रहे हैं और उनकी तैयारी लगभग शुरू भी हो गई है। बीएसएनएल के क्या आगे कदम है इस संदर्भ में? वहाँ पे जो प्रशासन है कुंभ में, प्रयागराज में, हमारे वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं और वहाँ पे इस बार हम लोग हर तरह की सेवाओं को देने के लिए पहले से ही उनके संपर्क में हैं। चाहे वो फाइबर की सेवाएं हों, चाहे वहाँ पे लीज लाइन की सुविधाएं हों, चाहे वहाँ वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधाएं हों, चाहे वहाँ पे अत्याधुनिक मोबाइल की सुविधाएं हों, हर तरह का जितने भी हमारे टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं उनको हम लोगों ने वहाँ पे ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है और इसको हम लोग इसका इंस्टॉलेशन और इसका क्रियान्वयन भी बहुत जल्दी कर देंगे। जैसे जैसे कुंभ प्रशासन हम लोगों को जगह वहाँ पे जब जैसे जैसे फाइनल होती जाएगी तो उसको भी हम लोग वहाँ पे तत्परता से पिछली बार से और बेहतर ढंग से हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पे आने वाले जितने भी हमारे सम्मानित तीर्थयात्री हैं और भी जो हमारे विशिष्टगण हैं उनको किसी भी तरह की सेवाओं से हम लोग वंचित ना रहने दें और उनको उत्कृष्ट सेवाओं देने का हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए प्रशासन के संपर्क में हैं और जैसे जैसे वहाँ पे हम लोगों को उपलब्धता होती जाएगी हम लोग वहाँ पे हर तरह की सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं और सक्षम हैं। मैंने देखा इधर लगातार अरसे से जो है जब से ये टैरिफ रेट्स बढ़े हैं तब से बीएसएनएल ने ऐसा जिसने टैरिफ रेट नहीं बढ़ाए हैं, तो बीएसएनएल की टैरिफ रेट न बढ़ने से और इसके उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएनएल एक सोशल ऑब्जेक्टिव लेके चलता है शुरू से। हम लोगों का बीएसएनएल का जो हमारा उद्देश्य है अपने सम्मानित जो हमारे उपभोक्तागण हैं उनको उत्कृष्ट सेवाएं देना और इकोनॉमिक दर पे। हमको प्रॉफिट ओरिएंटेड या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा सोशल कमिटमेंट है। साथ में हमारा बेयर मिनिमम प्रॉफिट इतना होना चाहिए जिसमें हमारे नेटवर्क का संचालन प्रॉपर रूप से सुचारू रूप से हो सके। और इधर हाल में जो रेवेन्यू की और जो इन लोगों ने रेट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करी, लेकिन बीएसएनएल हमारे हेडक्वार्टर प्रबंधन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि नहीं, हम अपने उपभोक्ताओं पे किसी तरह का बोझ नहीं डालना चाहते हैं और उसी रेट पे हम लोगों ने 4G की सेवाएं जो कि बहुप्रतीक्षित थी वो दी हैं और एक बहुत ही गजब का उत्साह देखने को मिला। और 2 महीनों के अंदर हम लोगों ने 10 लाख उपभोक्ताओं को 4G सिम नया दिया है और ये हमारे यहाँ एक क्रांति है और उत्तर प्रदेश परिमंडल में पहली बार इतना अभूतपूर्व उत्साह और हमारे प्रति विश्वास उपभोक्ताओं को देखने को मिला। एक पहला ये
पहलू है। और दूसरा, जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं उनको छोड़ के BSNL के प्रति बहुत ज़बरदस्त रुझान मिला। एक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेशियो होता है, पहली बार हमारे परिमंडल के इतिहास में ये जो हमारा रेशियो है, जो कि 1 से बहुत कम होना चाहिए, इस बार हमारा 0.2 है। मतलब अगर हमारे 20 कस्टमर जा रहे हैं तो हमारे 100 कस्टमर आ रहे हैं। तो ये बड़ा नेचुरल है कि हमारी जो सेवाएं हैं इसका प्रभाव है, हमारे उपभोक्ताओं में इसके प्रति संतुष्टि है। हालांकि अभी हमको बहुत कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और भी अच्छी सेवाएं देंगे हम, सो दैट हमारे जो कस्टमर्स जिन्होंने हमको फेथ हमारे ऊपर दिखाया, विश्वास दिखाया है, उनको हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बढ़िया और विश्व स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय सर्विस हम लोग उनको प्रदान कर पाएँ। और जितने भी हमारे कस्टमर्स आए हैं, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग, पूरी टीम हमारी लग के आपकी अपेक्षाओं के अनुसार आपको क्वालिटी सर्विस देने के लिए कटिबद्ध है। ये मैं सीधे कहना है, सेवाओं को ठीक करने में कोई कमी नहीं रहेगी और BSNL लगातार आगे बढ़ेगा। BSNL बेहतर से बेहतर लोग सेवा देगा, अच्छा नेटवर्क मिलेगा। 4G आ चुका है, अब ये भी नहीं है कि यहाँ कोई और दिक्कत आएगी। और जहाँ तक कुंभ की तैयारियों की बात, पूरे रूप कुंभ की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। खुद वो जाने वाले हैं और जल्दी जाकर निरीक्षण भी करेंगे और सेवाओं जायजा लेंगे। और कुंभ यात्रियों, तीर्थ आएंगे लोग, उनको बेहतर से बेहतर जो नेटवर्क हर जगह चप्पे चप्पे मिलेगा, ऐसा उनका वादा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। मथुरा श्री कृष्ण भूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल शुरू होना था और 18 सूट पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अब कोर्ट ने 9 अन्य सूटों पर WS दाखिल होने के कारण अब इस मामले में अगली तारीख तय कर दी है और 23 सितंबर को सुनवाई होगी। उसमें आज लगभग 2 बजे कोर्ट ने टेकअप किया मैटर, जो 3007 नंबर सीरियल नंबर पे था। और उसमें आज भी कुछ फ्रेमिंग की कार्रवाई नहीं हो पाई कोर्ट द्वारा, क्योंकि इसमें कुछ WS डिफेंड नंबर 1 और 2 क्योंकि शाहिद का मस्जिद और वक्फ बोर्ड है, उनकी तरफ से फाइल होने, जो अगली सुनवाई है वो 23 सितंबर के लिए लगा दी। इन दिनों बुलडोजर पर सियासत जारी है। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर मिर्जापुर में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून का राज्य स्थापित करने के लिए, माफिया गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो नया कानून भी बनाएंगे। रुक करेंगे जनता रिपोर्टर की ओर। हरियाणा से ग्रेटर नोएडा और नोएडा की तरफ आने वाले ओवरलोड वाहनों पर जो है अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए गौतम बुद्ध नगर के DM मनीष वर्मा ने कुछ टीमों का गठन किया है, जो इस तरह की समस्याओं के ऊपर जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक घटना सामने आई, जिसमें हरियाणा से ग्रेटर नोएडा और नोएडा आने वाले वाहनों के ऊपर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इस ओवरलोड वाहनों से जो है लोग अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की वसूली करते हैं और उनको सफर करने की मंजूरी देते हैं। इस शिकायत को लेकर एसोसिएशन जो है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, वो इस शिकायत को लेकर इलाहाबाद कोर्ट भी गया था और अपने शिकायती पत्र में उसने अपनी सारी शिकायतों को दर्ज किया था कि ओवरलोड वाहनों को लेकर करोड़ों रुपए की अवैध वसूली चल रही है। मनमाने ढंग से ओवरलोड वाहनों को जो है आने जाने की मंजूरी दी जाती है और परिवहन विभाग को लेकर उसने कई तरह के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को देखते हुए अब गौतम बुद्ध नगर के DM मनीष वर्मा जो हैं वो सचेत हो गए हैं और उन्होंने कई सारी टीमें गठित की हैं इस तरह की समस्याओं से जो है जांच करने के लिए, और जल्द ही इन टीमों द्वारा जांच की जा रही है। जल्द ही इस जांच को पूरा किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जल्द से सजा दी जाएगी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और जल्द ही इन ओवरलोड वाहनों का जो अवैध वसूली का काम चल रहा है इस पर नियंत्रण किया जाएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता TV। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। अरनिया पुलिस देर रात चेकिंग अभियान में जुटी हुई थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 लोग आते दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो जो लोग थे वो वापस भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। हड़बड़ाहट में बदमाश एक बाग में जा घुसे। पुलिस से गिरता देख जो गौकश थे उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी।
पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 2 लोग के पैर में गोली लगी। एक जो वोकस था वो देने का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने वायरलेस पर इसकी सूचना प्रसारित की। सूचना के बाद खुर्जा पुलिस भी एक्टिव हो गई और चेकिंग अभियान में जुट गई। देर रात एक युवक आता दिखाई दिया। पुलिस को देख वो युवक भी भागने लगा। पुलिस ने जब पकड़ने की कोशिश की तो अपने को घिरता देख जो तीसरा वोकस था उसने भी खुर्जा पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जो उसके पैर में पुलिस की गोली लगी। पुलिस ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल में इलाज कराया है, जिसका इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस की माने तो गोकशी की वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे, जो पुलिस की अभी सूचना के आधार पर पकड़ लिए गए। इनके पास से 315 के तमंचे, 3 कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं पुलिस इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। संजय भटनागर, जनता टीवी, बुलंदशहर। जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार विभाग में लगातार अच्छी व्यवस्था की बात करते हैं और बार बार यही प्रयास करते हैं कि जो रोगी हैं और जो जनता है उसको लाभ मिले। वहीं पर उनके आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए आज मैनपुरी के सोसैया अस्पताल में पर्चा बनाने वाला बड़ा धौंस में जाके खुल के कहता है मरीजों से कि हम पर्चा नहीं बना पाएंगे, जो करना है वो करिए। वहीं सीएमएस से इस पर लेकर बात की है तो सीएमएस ने उस पर पल्ला झाड़ते हुए उनके पक्ष की बात की है कि वो टॉयलेट पे थे। लेकिन देखने वाली बात है क्योंकि लगातार मरीजों की लगातार लंबी लाइनें लगी थी और पर्चा न बनाने के कारण और उठ के सीट से भाग गया। तो अब देखने वाली बात है सीएमएस को क्या कार्रवाई करते हैं। मैंने फिर से पांडे, जनता टीवी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज लखनऊ के सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार में चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गई है, जिसमें आज जनपद मुजफ्फरनगर में भी 8 नियुक्ति प्रमाण पत्र, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी और जिला पंचायत के 8 नए नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में आज 8 सरकारी अफसर मिले हैं। ये सरकारी अफसर कई विभागों में तैनात हो गए। आज इनको नियुक्ति प्रमाण पत्र जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल, एमएलसी वंदना वर्मा, नगर पालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप व डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी और सीडीओ संदीप भागिया के द्वारा नियुक्ति प्रमाण पत्र एमडीए के सभागार में दिए गए। नियुक्ति प्रमाण देते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि जब आप लोगों को आज नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है, आप सरकार के दिशा निर्देशन पर काम करें और ईमानदारी से, विश्वास से जनता की सेवा करें, जिससे सरकार का मान सम्मान बढ़े। नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलने पर सभी 8 अधिकारियों के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। शहर के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बीचों बीच शहर के कटरा शमशेर खां में एक बार फिर तेल दहलाना देने वाली घटना का सामने आई, क्योंकि अवैध संबंधों के चले पत्नी को पति ने लगातार 6 से 7 बार वार किया और बाकी से उसको जो है घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि लगातार कई वर्षों से पूरी तरीके से पति के साथ अवैध संबंधों को लेकर रोकता था, लेकिन एक बार फिर कहीं न कहीं पत्नी जो अपनी मायके में रहकर गुजर बसर करती थी, लेकिन पति को एक बार फिर ससुराल में जाकर उसकी जो है बाकी से नृशंस हत्या कर दी। देखा ये जा रहा है कि लगातार एक बार फिर कहीं न कहीं ये दूसरी शहर की घटना देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया तो कहीं न कहीं ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से पत्नी के घर में घुसकर जो लगातार पति ने जो है 6 से 7 बार लगभग बाकी से उसको जो है जगह जगह कई बार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कैमरा पर्सन राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। एक दलित महिला के साथ गैंग रेप की वारदात हुई है। आपको बताते चलिए पूरा मामला फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र का है, जहां खेत से महिला वापस आ रही थी, तभी 2 मुस्लिम युवक घात लगाए बैठे हुए थे और महिला के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। जब महिला ने विरोध किया तो महिला का हाथ और पैर तोड़ डाला। वहीं पीड़िता अपने घर पहुंची और अपने पति से पूरी बीती बताई। पीड़िता अपने पति के साथ थाने की लगातार 4 दिन से चक्कर काट रही थी। महिला का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। वहीं कप्तान के आदेश के बाद ललौली थाना में मुकदमा दर्ज किया गया और वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। ये पूरा मामला फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है।
फतेहपुर से जनता टीवी के लिए भीमशंकर की रिपोर्ट।